हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत संपूर्ण फिजिक्स के न्यूमेरिकल मात्र 9-10 क्लासों में आपको प्रोवाइड करेंगे हम। तो उस सीरीज में आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी क्लास हो रही है ना। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ने क्लास क्यों नहीं दिया। तो देखिए, मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा सही नहीं है, आप सभी लोगों को पता है, मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। ठीक, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका किसी प्रकार का नुकसान हो मेरी वजह से, और मैं नुकसान होने भी नहीं दूंगा। ये आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है ना। मैथ की क्लासें, फिजिक्स की क्लासें सब मिलेंगी आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो। इंग्लिश की क्लासें भी आपको मिलेंगी, ठीक है, इंग्लिश की क्लासें भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इनको आप जरूर कर डालिए। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक प्लेलिस्ट से क्लासें नहीं की वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो समय ये निकल जाएगा दोबारा समय आपके पास नहीं आएगा। फिजिक्स पेपर में आपको एक दिन का समय मिलता है, उतनी टाइम आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने प्लेलिस्ट न्यूमेरिकल की और साथ ही मैंने डेरिवेशन की क्रिएट कर दिया है, और दोनों का लिंक भी मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उन क्लासों को अभी समय आपके पास 1-2 दिन में, 3 दिन में कर डालिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है और उधर एक दिन का समय मिलेगा। तो आपको मैराथन क्लास जो मैं दूंगा वो आपको करना रहेगा ना। तो अभी से आप इन डेरिवेशन की और न्यूमेरिकल की क्लासें कर डालिए। तो आज चलिए हम अपनी इस क्लास में क्या करते हैं, जो आपका फिजिक्स सेकेंड पेपर था उसमें मैंने जो पहली इकाई उठाई थी प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, तो मैंने प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल, किरण प्रकाशिकी के जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। प्लेलिस्ट देख लीजिए, सारी क्लासें आपको क्रम से दी गई हैं, कोई भी क्लास छूटी नहीं है। और आज की इस क्लास में आप लोगों को हम तरंग प्रकाशिकी के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में प्राय यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता जरूर है। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल बिलीव मत कीजिएगा। तो इस तरीके से जो सेकंड पेपर हो जाएगा आपका फिजिक्स सेकंड पेपर, उसकी पहली इकाई खत्म हो जाएगी आज की क्लास से। फिर दूसरी क्लास में आपको दूसरी इकाई के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, मैंने आप लोगों को परिणामी तीव्रता का व्यंजक निकालना बताया था, ठीक, और इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाता है 1-2 नंबर में। तो सबसे पहले मैंने इसी सूत्र पर आधारित एक जो है न्यूमेरिकल लिया है। डेरिवेशन जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कर डालिए, समय आपके पास बाद में नहीं बचेगा, ठीक है ना। और आपको कहीं पर जाने की जरूरत भी नहीं है, बस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपको दोनों की मिल जाएगी। देखिए, समान आवृत्ति की 2 तरंगे जिनकी तीव्रताएं I0 और 9I0 है, मतलब समान आवृत्ति की 2 तरंगे हैं। व्यतिकरण की घटना के बारे में बात की जा रही। पहली जो तरंग की तीव्रता है वो I1 में मान लेता हूं, और उसकी तीव्रता I0 बोली गई। और जो दूसरी तरंग की तीव्रता है वो I2 बराबर आपको दिया गया है 9I0, या I0 भी आप पढ़ सकते हो, अध्यारोपित की जाती है यदि किसी बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता है, परिणामी तीव्रता I से लिखते हैं, और परिणामी तीव्रता यहाँ पर कितनी दी गई है, 7I0 दी गई है, ठीक है। तो बोला गया है तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। आपको कलांतर निकालना, कलांतर को हम यहाँ पर फाई से प्रदर्शित करते हैं। मैंने परिणामी तीव्रता का व्यंजक आपको कराया था, तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा यहाँ पर, या सूत्र लिख लीजिएगा, परिणामी तीव्रता के व्यंजक से या सूत्र से, ठीक है, परिणामी तीव्रता के सूत्र से या व्यंजक से। I बराबर आप लोगों ने पढ़ा था I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, और N2 में भैया cos फाई था। फाई यहाँ पर क्या था, दोनों तरंगों के बीच कलांतर था, ठीक है। ये आपका देखिए, ये सूत्र निगमित करने के लिए आपके एग्जाम में आता है भैया, डेरिवेशन की क्लास से आप कर डालिएगा, ठीक है ना, जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है। तो I जो परिणामी तीव्रता है वो I है, जो कि आपको 7I0 दी गई है। I1 जो पहली तरंग की तीव्रता है वो I0 है आपके पास, और जो दूसरी तरंग की तीव्रता है वो 9I0 है, प्लस 2 इंटू में I1 के स्थान पर लिखेंगे I0, और I2 के स्थान पर लिखेंगे 9I0, इंटू में cos फाई। हमें तो फाई का मान चाहिए। देखिए, 7I0 है, ये I0 इधर आ जाएगा। ये एक काम करते हैं, I0 9I0, ये आपका हो जाएगा कितना, 10I0, तो 7I0, और ये हो जाएगा 10I0 और प्लस 2। यहाँ पर देखिए, I0 का गुणा हो जाएगा तो I0 स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे में 9 इंटू में आपका हो जाएगा cos फाई। ये आपका हो जाएगा 7I0 इक्वल टू 10I0 प्लस, देखिए 9 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 3 आ जाएगा, और 3 का गुणा 2 से हो जाएगा 6 हो जाएगा। I0 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये भैया I0 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर से वही संख्या बाहर निकलती है जो 2 बार हो, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, N2 में भैया cos फाई हो गया। अब ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये 7I0 हो गया, ये 10I0 इधर आ जाएगा, माइनस का 10I0 हो जाएगा, बराबर
इधर 6 आई नॉट इंटू में आपका cos फाइव बच जाएगा। 7 से 10 जाएगा माइनस का 3 आई नॉट हो जाएगा बराबर 6 आई नॉट हो जाएगा इंटू में cos फाइव हो जाएगा। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 यानी -1/2 बराबर कितना हो जाएगा cos फाइव। क्या आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि -1/2 cos कितने की वैल्यू होती है? आपको पता होना चाहिए cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है। तो -1/2 के स्थान पर लिख सकते हैं cos 120 डिग्री। अच्छा, तुलना करेंगे तो दोनों पक्षों में cos से cos आपका हट जाएगा और ये आपका हो जाएगा फाई इक्वल टू कितना 120 डिग्री। और फाई क्या था? कलांतर। दोनों तरंगों के बीच कलांतर कितना होगा? 120 डिग्री होगा। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर उठाया और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। ठीक है, आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आज क्लास का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है दो तरंगों की तीव्रताओं में 25:16 का अनुपात है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात यानी I1/I2। पहली तरंग की तीव्रता I1 मान लिया और दूसरी तरंग की तीव्रता I2 मैंने माना, तो इन दोनों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया भैया 25:16। कितना दिया गया? 25:16। इन्होंने कहा उनके आयामों में क्या अनुपात होगा? आयामों को A1 और A2 से लिखा जाता है, यानी A1/A2 का हमें रेशियो चाहिए। साथ ही में इन्होंने बोला कि इन दोनों यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती है तो दोनों की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो अनुपात है वो भी निकालना है। तो पहले जब तीव्रता दी गई है, दोनों तरंगों की तीव्रता का रेशियो दिया गया है, तो हमें सबसे पहले उनके आयामों यानी एम्पलीट्यूड का जो है अनुपात यानी रेशियो चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हो, आप क्या लिखोगे? वी नो दैट। हमने पढ़ा है तीव्रता और आयाम में क्या हमने रिलेशन पढ़ा है कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के क्या होती है? वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं I1/I2 जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा आप बताइए? वो रेशियो आ जाएगा A1² आप कहोगे कैसे आएगा? देखिए, जब पहली तरंग की तीव्रता निकालोगे तो I1 बराबर के A1² हो जाएगा। दूसरी तीव्रता इसी से निकालोगे तो आपका देखिए एक बार हो जाएगा I1 बराबर के A², क्योंकि जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट पद आता है। इसी प्रकार दूसरी तरंग की तीव्रता निकालेंगे I2 बराबर हो जाएगा के A2²। ठीक, अब जब दोनों को भाग करेंगे तो I1/I2 कैसे के कैंसिल हो जाएगा बट्टे में A1/A2 का होल स्क्वायर या A1²/A2²। वही से मैंने ये सूत्र लिखा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखिए यहाँ पर हमें तीव्रताओं का रेशियो दिया गया है 25/16। हमें चाहिए आयामों का अनुपात। A1/A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? और स्क्वायर जब एक पक्ष से भैया दूसरे पक्ष में जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है। स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये √25/16 हो जाएगा बराबर A1 कितना हो जाएगा? A2। 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5 होता है, सभी को पता है। और 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। A1/A2 A1/A2 क्या था? दोनों तरंगों के आयामों का अनुपात कितना आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। साथ ही में आपसे प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि जो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता होगी उसका क्या रेशियो होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो I max/I यानी I min वो होता है आपका A1+A2 का होल स्क्वायर बटे में A1 - A2 का होल स्क्वायर। यही होता है आपका सूत्र। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हमें चाहिए I max यानी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का रेशियो चाहिए। हमें I max/I min चाहिए। तो हम क्या करेंगे? देखिए, हम यहाँ से देखें तो A1/A2 बराबर 5/4 था। तो अगर यहाँ से हम A1 का मान निकाल लें तो हमें मिल जाएगा 5 A2/4 मिल जाएगा कि नहीं बताइए? A2 इधर चला जाएगा। A1 का मान मैंने A2 के पदों में निकाल दिया। अब यहाँ पर हम A1 का मान A2 के पदों में लिख देंगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पर रखेंगे A1 के स्थान पर 5 A2/4 और प्लस का ये A2 और अपान में हो जाएगा A1 के स्थान पर 5 A2/4 माइनस का A2। ठीक है, और होल स्क्वायर लगा था तो हम होल स्क्वायर लगा देंगे। मतलब A2 के स्थान पर A2 रखा, मैंने A1 की वैल्यू को क्या किया? प्रतिस्थापित किया है A2 के पदों में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा, आप A2 की वैल्यू भी प्रतिस्थापित कर सकते थे A1 के पदों में, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो I max बटे में I min कितना हो जाएगा? बराबर देखिए ये आपका हो जाएगा 5 A2 4 का गुणा A2 से हो जाएगा 4 A2 5 A2 हो जाएगा 9 A2 बटे में 4। और यहाँ पर 4 A2 5 A2 से 4 A2 जाएगा, कितना बचेगा? केवल A2 बचेगा बटे में 4 और होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा देंगे। हर में 4 से 4 आपका कैंसिल कर दिया मैंने। ये आपका आ गया I max बटे में I min। ठीक है, यानी मैक्सिमम अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? देखिए A² से A² भी कैंसिल हो गया
बचा ऊपर 9, नीचे बचा 1, 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1, यानी जो मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रता का रेशियो आएगा वो 81:1 आएगा। कितना आएगा? 81:1 आएगा। बताइए आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इनको उठाया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। क्लास को अंत तक कर लीजिए, आपको ही लाभ मिलने वाला है। जितने चुनिंदा प्रश्न हैं उन्हीं को उठा रहे हैं क्योंकि समय एकदम अंतिम है, ठीक है, अब समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो जो प्रश्न करा रहे हैं इनको कर जरूर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए भाई इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। बहुत ही बढ़िया और प्यारा ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष लिया हुआ है। जैसा मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको बताया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी तो अभी अगले क्वेश्चन में आपकी दूर हो जाएगी। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर यहाँ से लिखते हैं, सब दिखाई जगह ही पड़ी हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया गया, यानी I1/I2, तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। साथ ही बोला गया यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता। बस अब आपसे ये पूछा गया Imax/I का रेशियो बताइए कितना हो गया। जब भी आपको दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया जाए और उनकी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछा जाए तो सबसे पहले उनके आयामों का अनुपात निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आप जानते हो वी नो दैट, क्या जानते हो? वी नो दैट, आप ये जानते हो कि I1/I2 जो होता है वो A1/A2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल है। तो I1/I2 का मान 1/9 है बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर आ जाएगा, √1/9 बराबर A1 कितना हो जाएगा? A2। स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाता है तो अंडर रूट में बदल जाता है। 1/9 का अंडर रूट निकालेंगे, 1/3 आ जाएगा बराबर A1/A2। हालांकि हमें आयामों का अनुपात नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का रेशियो निकालना है। निकालेंगे नाउ Imax/Imin, ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ये कितना हो जाएगा? A1 + A2/A1 - A2। इसका स्क्वायर भी होता है और इसका भी स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो आपने आयामों का अनुपात निकाला, यहाँ से किसी एक आयाम का मान निकाल लोगे, यानी पहली तरंग का आयाम निकाल लें A1 बराबर तो मिल जाएगा A2/3। अब जहाँ पर A1 यहाँ पर A2/3 रखेंगे, ठीक है। देखिए आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा Imax/Imin = A1 के स्थान पर रखेंगे A2/3, ओके, और प्लस का है A2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अपान में आ जाए। A1 के स्थान पर रखेंगे A2/3 माइनस का A2 होल स्क्वायर। ये Imax/Imin बराबर, देखिए 3 का गुणा A2 से जाएगा 3A2, 3A2 1 A2 मिलकर हो जाएगा 4A2/3, ठीक। होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, होल स्क्वायर कर लीजिए, अपान में आ जाइए। 3 एकम 3A2 और ये आपका A2 है। तो देखिए भाई 3A2, A2 माइनस 3A2 कितना हो जाएगा? माइनस का 2A2 और बटे में 3, ठीक। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। Imax/Imin बराबर, देखिए A2 से A2 भी कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर बचा 2, 2 का स्क्वायर 4, नीचे बचा -1 का स्क्वायर 1। इस तरीके से अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का जो अनुपात आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 4:1। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए अच्छा लगा ना क्वेश्चन? चलिए अब ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आगे चलिए बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आपके ये मॉडल प्रश्न पत्र में भी आया हुआ है, ठीक है। मॉडल पेपर में अभी आपको हल करा रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा, अभी उसमें भी मिल जाएगा आपको देखने को। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में सिलटे 0.28 मिलीमीटर दूरी पर हैं और पर्दा 1.4 मीटर दूर रखा। देखिए पर्दे की दूरी को हम डी से, कैपिटल डी से लिखते हैं और सिल्टों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है इसको बता देते हैं। इसमें दिया यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में सिलटे 0.28 मिलीमीटर की दूरी पर है, यानी स्मॉल डी का मान आपको दिया गया 0.28 मिलीमीटर का मतलब mm। अब यहाँ पर मिलीमीटर को मीटर बदलेंगे, सारी दूरियां इनके इस पद्धति में रखना है आपको। 0.28 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है, मैंने रख दिया।
आगे दिया गया है कि और पर्दा 1.4 मीटर दूर रखा है, मतलब कैपिटल डी का मान 1.4 मीटर है। क्लियर। आगे बात करें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज बोला गया। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, x बराबर एम डी लैम्डा अपान में डब्लू। तो वहां पर सबसे पहले देखिए तो m का मान आपको दिया गया चौथी दीप्त फ्रिंज यानी m बराबर 4 दिया गया। इसके बीच की जो दूरी दी गई है यानी उसको x से लिखते हैं, वो दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 1.2 गुणे 10⁻² मीटर हो जाएगा। आगे दिया गया कि प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा का मान बताइए, साथ ही में दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जिसको डब्लू से लिखते हो उसका मान निकालिए। दो चीज़ें निकालनी है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया कि ऐसा क्वेश्चन अगर अलग अलग पूछा जाए तो आप निकाल लीजिए। तो आप लिखोगे केंद्रीय फ्रिंज से एमवी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी फार्मूला सभी लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप जान लें। x बराबर होता है m कैपिटल डी लैम्डा अपान में क्या होता है w। क्या होता है x बराबर m डी लैम्डा अपान में w। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस सूत्र को थोड़ा सा लैम्डा बराबर निकालें तो ये हो जाएगा x, कुछ गलती हुई है, w नहीं होता है यार, स्मॉल d होता है, गलती हो गई है। w तो फ्रिंज चौड़ाई होती है ना, हाँ गलती हो गई है, थोड़ा सही कर लीजिएगा भाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ यही सूत्र होता है, कभी कभी बोलने में गलतियाँ हो जाती हैं ना, आप लोग तुरंत जल्दबाजी करने लगते हो। एक्स डी बराबर हो जाएगा एम डी लैम्डा, यहाँ से अगर हमें लैम्डा चाहिए तो एक्स डी अपान में कितना आ जाएगा m इंटू में कैपिटल डी। तो लैम्डा निकालना है, एक्स का मान कितना है 1.2 10⁻²। स्मॉल डी का मान कितना है 0.28 इंटू में 10⁻³ अपान में आ जाएंगे। m चौथी तो 4 गुणे कैपिटल डी का मान 1.4। अच्छा इस पॉइंट को हटाएं, इस पॉइंट के बाद 2 अंक थे, इस पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ 0 और बढ़ जाएगा। अब ये हो जाएगा देखिए 4 एक कम 4, 4 3 12 और 14 एक कम 14, 14 दूना 28। ये हो गया 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 6 गुणे 10⁻², -3 कितना हो जाएगा -5। और देखिए नीचे आपको बचा 100 को ले सकते हो 10⁻², इसको ले सकते हो 6 गुणे 10⁻⁻7, 10⁻² ऊपर जाएगा 10⁻², -5 -7। ये लैम्डा आपने निकाला, ठीक है। तो मीटर में आएगी ये तरंगदैर्घ्य। अगर आप तरंगदैर्घ्य का मान कभी भी निकालें तो एंगस्ट्राम में रखें। एंगस्ट्राम कब आता है जब 10⁻⁻10 होता है। तो अगर हम ऊपर नीचे 10⁻³ से गुणा और 10⁻³ से माइनस भाग कर दें तो एंगस्ट्राम में हो जाएगा। 10⁻³ का मतलब पॉइंट, देखिए ध्यान से 10⁻³ का मतलब देखिए हमने गुणा किया तो ये आपका कितना हो गया, देखिए ये हो जाएगा 6 गुणे 10⁻3, ये -3 ऊपर गया प्लस 10⁻⁻7 -3 कितना हो गया 10⁻−10 मीटर। और आपको मैंने बताया 10⁻−10 मीटर 1 एंगस्ट्राम के बराबर होता है। तो लैम्डा बराबर देखिए 10⁻3 का मतलब 1000, 1000 का गुणा 6 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6000। 10⁻−10 मीटर का मतलब एंगस्ट्राम, यानी तरंगदैर्घ्य आ जाएगी 6000 एंगस्ट्राम। अब आपको क्या चाहिए, फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई का सभी लोग सूत्र जानते हो, रब कर दें भाई। चलिए आगे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी, यानी डब्लू का मान कितना होगा। तो फ्रिंज चौड़ाई की, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आप लोगों ने पढ़ा है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई सूत्र जानते होंगे, डब्लू बराबर होता है डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी। सिंपल है सूत्र आपका, डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी। मान रख देते हैं यहाँ पर डब्लू बराबर कैपिटल डी का मान कितना था, कैपिटल डी का मान कितना था, कैपिटल डी का मान था आपका 1.4, गलती तो नहीं 1.4 ही था। अच्छा लैम्डा का मान कितना आया है, मीटर वाला रखेंगे 6 गुणे 10⁻⁷, ठीक है, जो आया था वही रखेंगे मीटर में। अभी फिर एंगस्ट्राम से मीटर बदलेंगे अपान में। स्मॉल डी का मान कितना था, स्मॉल डी का मान कितना था, स्मॉल डी का मान था 0.28 मिलीमीटर को मीटर में बदला था 10⁻³ हो गया था। डब्लू बराबर, अच्छा देखिए ये हो जाएगा 1.4 इंटू में 6 इंटू 10⁻³ से -7 जाएगा -4।
अपान में 0.28। अच्छा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएं तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो ऊपर एक जीरो चुप्पे से बढ़ा लिया। 14 कम 14 ने 10 हो जाएगा, 14 दूना 28, 2 से 6 काटेंगे, 2 3 6। डब्लू बराबर 3 गुणे 10 की पावर, यहाँ 10 की पावर 1 है ना, 10 है, 10 की पावर 1, 10 की पावर -4, 10 की पावर -3। इस तरीके से जो फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी वो 3 गुणे 10 की घात -3। अच्छा, चौड़ाई है, दूरी है, दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर लिख देंगे यहाँ पर। या इसको ऐसे भी ले सकते हो, 3 10 की पावर -3 मीटर किसके बराबर होता है, मिलीमीटर के, तो इसको मिलीमीटर भी लिख सकते हो, 3 मिलीमीटर, क्योंकि जब मिलीमीटर को मीटर बदलते हो 10 के पावर -3 से ही तो गुणा करते हो। तो ये चीज़ें भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी के समक्ष लिया था। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि यंग के द्विग रेखाचित्र प्रयोग में 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य प्रकाश पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त है। फ्रिंज की चौड़ाई किससे लिखते हैं, डब्लू से। फ्रिंज की चौड़ाई जो दी गई है वो 1.5 मिलीमीटर परिवर्तित हो जाती है जब पर्दे की दूरी को किससे लिखते हैं, कैपिटल डी। 50 सेंटीमीटर द्विग रेखा छिद्र की ओर लाया जाता है और दोनों द्विग रेखा छिद्रों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालिए। दोनों द्विग रेखा छिद्रों के बीच की दूरी निकालने का मतलब स्मॉल डी निकालना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, सिंपल सी बात है। तो जो जो दिया है उसको पहले नोट कीजिए, ऑटोमेटिक सवाल लग जाएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन में। ये पहले बोला गया लैम्डा, तो हम लैम्डा का मान रख देंगे। लैम्डा बराबर दिया गया 6600 एंगस्ट्रॉम, है ना, तो लैम्डा बराबर लिख देंगे 6600, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। आगे क्या दिया गया, कैपिटल डी का मान दिया गया है, फ्रिंज चौड़ाई यानी डब्लू का मान दिया गया है, डब्लू बराबर दिया गया है 1.5 मीटर। कैपिटल डी का मान कितना दिया गया, कैपिटल डी का मान आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो 50 और सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 मीटर लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर। और क्या दिया गया है, अब इसमें निकालना है दोनों द्विग रेखा छिद्रों के बीच की दूरी निकालना है, यानी स्मॉल डी का मान निकालना है। तो आप सभी लोग जानते हो डब्लू बराबर मैंने बताया डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी, तो यहाँ से स्मॉल डी बराबर आ जाएगा कैपिटल डी लैम्डा अपान में डब्लू। तो इसमें देखिए कैपिटल डी का मान रखेंगे, कैपिटल डी का मान है भैया 50 गुणे 10 की घात -2। लैम्डा का मान है 6600 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मैंने मीटर में बदल लिया, अपान में स्मॉल डी का मान कितना दिया गया है, स्मॉल डी का मान कितना दिया गया है पता नहीं है, तो डब्लू का मान तो रखना पड़ेगा। डब्लू का मान 1.5, ये मीटर नहीं मिलीमीटर था, गलती हुई है, इसको मीटर में बदलोगे तो 10 की पावर -3 होगा। ठीक, ये भूल गए थे हम गलती से, इसको सही कर लीजिए आप। ठीक, मैंने देखा था वो सही था इसलिए याद आ गया, है ना। देख लेते हैं प्रश्न में, हाँ मिलीमीटर दिया है, 1.5 मिलीमीटर दिया है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 3 15 और 5 एकम 5 ये 100 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2200 हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 गुणे 10 की पावर, देखिए 100 का मतलब 2 जीरो और यहाँ पर भी 2 जीरो मतलब 4 जीरो हो गए, 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4 और गुणे 10 की पावर -10 और -2 10 की पावर -12 बटे में 10 की पावर -3। स्मॉल डी बराबर 22 गुणे 10 की पावर, देखिए -3 से बाहर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, -12 से +3 जाएगा 10 की घात -9 और 10 की घात -9 से 10 की घात +4 जाएगा 10 की घात -5। ये मीटर में आया, ये दूरी किस में आई, मीटर में। इसको मिलीमीटर में लिखोगे तो 10 की पावर -3 गुणे 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -3 मीटर को मिलीमीटर में लिखा जा सकता है। 10 की पावर -2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 0.22 मिलीमीटर। चाहे आप मिलीमीटर में रखिए और चाहे मीटर में रखिए, ठीक है। स्मॉल डी है, दो रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.22 मिलीमीटर। ये देखिए बार बार गलती हो रही है, मिलीमीटर क्या होगा, मिलीमीटर, 0.22 मिलीमीटर या 22 गुणे 10 की घात -5 मीटर। ओके, ये आज की क्लास का हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर भैया 5 था। बढ़ते आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आप सभी लोगों के समक्ष लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे रब कर दें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज की क्लास का। बहुत ही टॉप 10 मैंने न्यूमेरिकल उठाए हैं, 7 न्यूमेरिकल उठाए, लेकिन बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल उठाए हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है।
चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला न्यूमेरिकल। यंग के द्विसिलिट प्रयोग में सिलिटों के बीच की दूरी दी गई है 10 की घात -3। मैंने कह दिया सिलिटों के बीच की दूरी आपको स्मॉल डी से लिखना है, ठीक है। तो स्मॉल डी बराबर आपको दिया गया 10 की पावर -3 मीटर। पहले इसको लिखिए। आगे दिया गया है कि सिलिट तथा पर्दे के बीच की दूरी, सिलिट तथा पर्दे के बीच की दूरी को हमने कहा कैपिटल डी से लिखते हैं, वो आपको 3 मीटर दिया गया, मैंने लिख दिया 3 मीटर। आगे दिया गया है फ्रिंज चौड़ाई जिसको हम डब्लू से लिखते हैं, वो आपको कितना दिया गया है 2.1 गुणे 10 की घात -3 मीटर। सिंपल सी बात है। आगे बोला गया प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा का मान निकालना है। अभी आपने सूत्र पढ़ा है, इस सूत्र का ज़्यादा यूज भी होता है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है। आपने क्या पढ़ा है, आपने सूत्र पढ़ा है आपने फ्रिंज चौड़ाई का W बराबर डी लैम्डा अपान में स्मॉल डी। आपको लैम्डा का मान चाहिए तो लैम्डा बराबर हो जाएगा W स्मॉल डी बटे में कैपिटल डी। डी इधर जाएगा इसके गुणे में और ये बटे में चला जाएगा, तो लैम्डा बराबर हमने कहा तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए W का मान कितना दिया गया 2.1 गुणे 10 की पावर -3। स्मॉल डी का मान कितना दिया गया 10 की घात -3 बटे में कैपिटल डी का मान कितना दिया गया 3 मीटर। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2.1 गुणे 10 की पावर -3 -6 और बटे में 3। ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 3 1 कम 3, 3 7 21 और 7 को 10 से भाग करोगे 0.3 आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.7। 7 को 10 से भाग करोगे 0.7 और गुणे 10 की पावर -6। इसको एंगस्ट्रॉम में बनाना है तो सबसे सिंपल रूल देखिए, सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसको आप ऐसे ले सकते हो 7 गुणे 10 की पावर -7। इस पॉइंट को इधर ले जाओगे तो एक माइनस और इधर घटाएंगे तो -6 -1 -7 हो जाएगा। अब देखिए मैंने कह दिया ये मीटर में आया है, ठीक है। इसको देखिए कैसे एंगस्ट्रॉम में लाएंगे। 7 गुणे 10 की घात -7 है, 10 की घात -3 से गुणा करेंगे, 10 की घात -3 से भाग करेंगे। लैम्डा बराबर 7 गुणे 10 की घात -3 ऊपर जाएगा 10 की घात +3 और 10 की घात -7 -3 -10 और ये मीटर में आ गया। लैम्डा बराबर 10 की घात 3 का मतलब 1000, 1000 का गुणा 7 से करेंगे 7000। 10 की पावर -10 मीटर को लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना तरंगदैर्घ्य आ जाएगी 7000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होगा भैया, बस ये आपका जो तरंग प्रकाश की इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो जाएंगे और आपको नेक्स्ट क्लास में अगली इकाई जो इकाई नंबर 2 है उसके न्यूमेरिकल आपको हम बताएंगे। लिखा 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की समांतर किरणपुंज 3 गुणे 10 की घात -6 मीटर चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है। देखिए ये क्वेश्चन प्रकाश के विवर्तन से लिया गया है, ठीक है। उसमें एक ही आपका सूत्र भी है। तो यहाँ पर दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब लैम्डा का मान दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम, लिख लीजिए पहले। आगे दिया समांतर किरणपुंज 3 गुणे 10 की घात -6 मीटर चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रहा है। मतलब आपको ई का मान दिया गया है, चौड़ाई दी गई ना फ्रिंज चौड़ाई, यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, दिया गया है 3 गुणे 10 की घात -6। इसको लिख लेंगे। अच्छा आगे क्या दिया गया है, लंबवत आपतित हो रही है। प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालिए। तो आपको बता दें केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र भी आप सभी लोगों ने पढ़ा है। कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर होती है, कितना होती है 2 लैम्डा अपान में ई। इस सूत्र को याद रखिए, विवर्तन में मैक्सिमम बस इसी सूत्र का यूज होता है। तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल आ जाए तुरंत लगाइएगा। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान में ई। तो 2 थीटा अपान बराबर 2 लैम्डा का मान कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको लिख सकते हो 6000। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 मीटर। ई का मान दिया गया 3 गुणे 10 की घात -6, तो लिख देंगे 3 गुणे 10 की घात -6। सिंपल सी बात है। आप क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2000। 2 थीटा बराबर आ जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 2 का गुणा 4 हो जाएगा। 3 0 का मतलब 10 की पावर 3 और गुणे 10 की पावर -10 आई है, 10 की पावर -6 ऊपर आएगा, 10 की पावर +6 हो जाएगा। आधार समान होते तो घातें क्या होती भैया, जुड़ जाती हैं। तो जो 2 थीटा का मान आ जाएगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 4 गुणे 10 10 10, आधार सेम है ना, तो -6 में 6 और 3 9 हो जाएगा
और -10 से आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा 10 की पावर -1। 2 थीटा बराबर आ जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 0.4। अब मीटर यहाँ पर नहीं लिखिएगा, ये थीटा है, थीटा का मात्रा क्या होता है रेडियन होता है, तो रेडियन में लिखिएगा, ये आपकी रेडियन में लिखी जाती है। ओके, तो इस तरीके से आप सभी लोगों को आज के जो न्यूमेरिकल है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे की क्लास में आप लोगों को इकाई नंबर 2 की हम न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।